हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान। हम लोग इससे पहले पढ़े थे द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास, है ना। अब आगे उसी भ्रूण के बारे में देखते हैं कि जो भ्रूण का विकास पढ़ लिए थे, उसमें हम लोग देखे थे बना था भ्रूणपोष। तो देखते हैं आगे भ्रूणपोष के बारे में। भ्रूणपोष की औतकी। भ्रूणपोष की औतकी, है ना, जिसको कहते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ इंडोस्पर्म। हिस्टोलॉजी ऑफ इंडोस्पर्म, है ना। भ्रूणपोष की औतकी, हिस्टोलॉजी ऑफ इंडो। देखिए, जो भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं ये प्रायः समव्यासी होती हैं। यानी भ्रूणपोष की जो कोशिका होती है, भ्रूणपोष की कोशिका समव्यासी होती है। समव्यासी होती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित होता है। भ्रूणपोष की औतकी देखते क्या है हम कि भ्रूणपोष की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सभी समव्यासी होती हैं और इसमें ज़्यादा मात्रा में भोजन संचित होता है। भोजन का निर्माण एवं प्रकृति विभिन्न पौधों में भिन्न भिन्न होती है। है ना। देखिए, तमाम प्रकार के पादप पाए जा रहे हैं। अब उसमें इनके निर्माण और प्रकृति देखा जाए तो ये क्या होती है, भिन्न भिन्न पाई जाती है। और भ्रूणपोष की जो कोशिका होती है, भ्रूणपोष की कोशिका भित्ति पतली होती है। लेकिन कभी कभी जब भोज्य पदार्थ हेमीसेलुलोज के रूप में के रूप में होता है तो इसकी भित्तियां प्रायः मोटी हो जाती है।
यानी कि हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं जो होती हैं ये प्रायः समव्यासी होती हैं, और भ्रूणपोष में ज़्यादा मात्रा में भोजन संचित होता है। भोजन का निर्माण एवं प्रकृति भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। ठीक है। भ्रूणपोष की कोशिका भित्ति जो है ये प्रायः पतली होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी जब भोज्य पदार्थ जो है किसके रूप में है, हेमीसेलुलोज के रूप में होता है, तब भ्रूणपोष की भित्ति जो होती है ये क्या हो जाएगी, मोटी हो जाती है। कब? जब भोजन हेमीसेलुलोज के रूप में होगा तो इसकी भित्ति जो होती है ये मोटी होगी, अन्यथा है ना भ्रूणपोष जो होती है उसकी जो भित्ति पाई जाती है ये प्रायः पतली ही होती है। ठीक है। यानी कि भ्रूणपोष की कोशिका जो है समव्यासी है और इसमें अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित होता है। इसमें देखते हैं इसकी प्रकृति जो है भिन्न भिन्न पाई जाती है, यानी कि इसकी जो कोशिका भित्ति पाई जा रही है ये प्रायः पतली होती है, लेकिन जब भोजन जो है सेलुलोज के रूप में होगा, हेमी सेलुलोज के रूप में होगा, तब ये जो है क्या हो जाएगी, इसकी भित्ति मोटी होती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम भ्रूणपोषी एवं अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी एवं अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी एवं अभ्रूणपोषी बीज यानी जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इंडोस्पर्मिक एंड नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक, भ्रूणपोषी व अभ्रूणपोषी बीज। देखिए कुछ पौधे ऐसे हैं कि जिनमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण के समय तक पाया जाता है और भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है। बीजपत्र पतले होते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, भ्रूणपोषी कहते हैं। यानी कि कुछ पौधों में, देखिए हम लिख दें, कुछ पौधों में भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक, बीजों के अंकुरण के समय तक पाया जाता है ना। यानी कुछ पौधों में भ्रूणपोष जो है बीजों के अंकुरण के समय तक पाया जा रहा है। इसमें भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है ना, तथा बीज पत्र पतले होते हैं। यानी कि कुछ पादप ऐसे हैं जिसमें भ्रूणपोष जो है जब तक बीज का अंकुरण नहीं हो जाएगा तब तक पाया जाता है। इसमें भोजन जो है ये कहाँ संचित होगा, भ्रूणपोष में संचित रहता है।
और बीजपत्र जो होते हैं ये पतले होते हैं। बीजपत्र क्या होंगे? पतले होते हैं। इन बीजों को हम कहते हैं भ्रूणपोषी। इन बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, है ना। ये पाया जाता है गेहूं में, मक्का, गेहूं मक्का में पाया जा रहा है। यानी हमने क्या बताया भ्रूणपोषी के बारे में। भ्रूणपोषी क्या है कि कुछ पौधों में भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण के समय तक पाया जाता है। इसमें भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है। यानी जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष में भोजन संचित रहेगा। और जो बीज पत्र हैं ये पतले होते हैं, ऊपर जो आवरण पाई जाती है क्या होगी? पतली होगी। तो इन बीजों को हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। यानी कि जब भोजन कहाँ संचित हो? भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है, तब उसको हम क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी बीज। सीधे सीधे जान लीजिए कि जब भ्रूणपोष में भोजन संचित होगा तो इनको हम क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी तो कुछ पौधों में भ्रूणपोष, देखिए आगे, कुछ पौधों में भ्रूणपोष भ्रूण परिवर्धन में पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है। इन बीजों के बीज पत्र में भोजन संचित रहने के कारण ये मोटे होते हैं। हाँ, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं, है ना। ये पाया जाता है चना में, सेम है, मटर है ना। इनमें जो है ये पाया जा रहा है ना। यानी कि भ्रूणपोषी बीज क्या हुए? जब भोजन भ्रूणपोष में संचित होगा, यानी भोजन जो है कहाँ संचित हो? भ्रूणपोष में संचित होगा, तब उसको हम कहेंगे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ये पाया जाता है मक्का में और गेहूं में, है ना। अब हम आगे देखते हैं कि अभ्रूणपोषी जब भोजन कहाँ संचित हो? बीज पत्र में संचित हो। यानी यहाँ पर जो भ्रूणपोषी बीज हैं, जब भोजन भ्रूणपोष में होगा तो उसको हम भ्रूणपोषी बीज कहेंगे। और जब भोजन जो है कहाँ पर संचित है? बीज पत्र में संचित होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अभ्रूणपोषी बीज। यानी कि यहाँ पर भोजन जो है भ्रूण में ना संचित होकर के कहाँ पर संचित हो गया? ये बीज पत्र में संचित पाया जाता है, इस नाते इनको हम कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि बीज का विकास कैसे होता है। आगे हम क्या देखते हैं? बीज का विकास। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सीड, या फिर है ना डेवलपमेंट ऑफ सीड।
बीज का विकास, या हम देख लेते हैं बीज का विकास कैसे होगा। तो जब निषेचन की क्रिया होती है तब उस समय हम देखते हैं कि बीजांड में बहुत परिवर्तन होगा और बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड किसके रूप में परिवर्तित हो जा रहा है भाई? जब निषेचन की क्रिया होती है तो बीजांड जो होता है ये बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड में बाहर की तरफ जो है इंटीगुमेंट जो आवरण होती है इनकी सूख जाती है और जो बाहर वाली आवरण होती है ये सूखने के कारण से सख्त हो जाती है और चपटी हो जाती है और निर्माण किसका कर लेगी? ये बीज चोल का निर्माण कर लेती है, या जिसको हम क्या कहेंगे? टेस्टा कहते हैं। और जो इनकी अंतः आवरण होती है या जिसको हम क्या कहते हैं? टेगमन कहते हैं। अंतः आवरण जो होगी उसको क्या कहा जाएगा? टेगमन कहते हैं। और फिर देखते हैं कि जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है वह स्थान एक चिन्ह नाविका के रूप में बीजावरण का जो है क्या करेगा? नाविका के रूप में बीजावरण पर पड़ा रहता है। यानी हम पढ़ क्या रहे हैं कि बीज का निर्माण कैसे होगा। जब निषेचन की क्रिया हुई तो निषेचन के पश्चात बीजांड में बहुत परिवर्तन होगा, है ना। अब परिवर्तन में क्या होगा? बीजांड में जो उसकी जो बाहर वाली आवरण है, जैसे मान लेते हैं ये है बाहर वाली आवरण, तो बाहर वाली आवरण क्या करेगी? ये सूख जाएगी। सूखने के कारण से क्या होगा? ये जो बाहर वाली आवरण है सूख जाएगी और सूखने के कारण से ये सख्त हो जाती है और चपटा हो जाएगी, है ना। और यही जो है निर्माण किसका करता है? बीज चोल का। जो सबसे बाहर वाली आवरण है इसने क्या किया? ये सूख गई और सूख करके ये चपटा हो गया और निर्माण किसका कर लिया? जो है ये बीज चोल का निर्माण कर लेगा, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। बीज चोल को क्या कहेंगे? टेस्टा, ठीक है। तो ये बन गया जो है टेस्टा। अब देखते हैं इसमें जो अंतः आवरण होता है, अंतः आवरण जो है ये क्या होगा? टेगमन बना लेगा और जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ होता है, यानी जो इसमें अंताभित्ति हुई, अंताभित्ति क्या हो गया? जो है ये जो है बना लेता है जो है किसका नाम? अंतः कवच का निर्माण कर लेगा। और जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? नाभिका, या क्या कहा जाता है? हीलियम। क्या कहते हैं? हीलियम के रूप में जो है देखा जाए ये बीजांड वृंत पर जो है पड़ा रहेगा बीजावरण के ऊपर। ये जो बीजावरण है उस बीजावरण पर जो है हीलियम के रूप में पड़ा रहेगा। तो ये तो हो गई विकास। अब देखते हैं आगे जो है फल का निर्माण। फल का निर्माण, फल का निर्माण। देखिए फल हम जानते हैं कि वास्तव में फल का निर्माण कैसे होगा। फल है क्या? परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं जिसमें बीज होते हैं और परिपक्व अंडाशय की भित्ति जो है फल भित्ति का निर्माण करती है। कुछ फलों के निर्माण में वाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुष्पासन आदि भी भाग पाए जाते हैं और इन फलों को हम क्या कहेंगे? असत्य फल कहेंगे। फल की परिभाषा क्या है? फल, अच्छा देखते हैं आगे फल का निर्माण देखेंगे। परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, है ना। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं जिसमें एक बीज, जिसमें क्या होगा? ये क्या लिखा जाए? जिसमें बीज पाए जाते हैं, जिसमें बीज
जिसमें बीज पाए जाते हैं। जो परिपक्व अंडाशय है, परिपक्व अंडाशय की भित्ति जो होती है ये फल भित्ति का निर्माण करती है। परिपक्व अंडाशय में भित्ति यानी जो परिपक्व अंडाशय की भित्ति जो होती है की भित्ति जो है फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है। अच्छा देखिए, सही फल तो यही है। परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं जिसमें बीज पाया जाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति जो है ये फल भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, ये क्या हुए? ये तो रहे सत्य फल। लेकिन कुछ फल ऐसे भी हैं, कुछ फल के निर्माण में बाह्य दलपुंज है ना, पुष्पासन कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज और पुष्पासन आदि भी भाग लेते हैं। इन फलों को हम क्या कहेंगे? असत्य फल कहते हैं। ये फल क्या हुए? इन फलों को असत्य फल कहते हैं। देखिए भाई, फल का निर्माण हम लोग पढ़े हैं। फल में फल कहते किसे हैं? परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, है ना, जिसके अंदर बीज पाई जाती है और अंडाशय की जो भित्ति होती है ये सूख करके फल भित्ति का निर्माण कर लेती है। इनको हम क्या कहेंगे? सत्य फल कहेंगे। ठीक है। असत्य फल क्या है? देखिए, अंडाशय के अलावा पुष्प के जो अन्य भाग पाए जाते हैं, जैसे कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनीसियम, ये है ना, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, करोला, पुष्पासन, थैलमस आदि भी भाग लेते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? असत्य फल कहेंगे। नहीं, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल क्या है? जब फल का विकास अंडाशय के द्वारा हुआ हो तो हम क्या कहेंगे? उसको सत्य फल कहेंगे। और यदि फल का विकास अंडाशय के अलावा अन्य भाग के द्वारा हुआ हो, जैसे बाह्य दलपुंज और पुष्पासन ये भाग लिए हैं, तो इस फल को हम क्या कहेंगे? असत्य फल कहेंगे। जैसे सेब है ना, तो इसमें देखा जाए ये क्या है? असत्य फल है कि यहाँ पर जो है फल का विकास तो हुआ जरूर है लेकिन अंडाशय के कारण से नहीं हुआ है। अंडाशय नहीं हुआ, अन्य भाग जो है इसके भाग लेते हैं। थैलमस जो है इसका क्या होगा? पुष्पासन, जिसमें पुष्प लगे होते हैं वही भाग क्या होता है? फूल जाता है, जिसके कारण से जो है फल का निर्माण होता है। इसको हम कहते हैं सत्य फल का, है ना। देखिए, जब पादप में निषेचन की क्रिया हो जाती है ना, तो निषेचन के बाद हम देखें कि उसमें बहुत से परिवर्तन देखने में आते हैं, है ना। अब देखिए कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। हम देखते हैं पुष्प में होने वाले परिवर्तन। ठीक है। यानी निषेचन के पश्चात जो है विभिन्न परिवर्तन होते हैं। यानी जैसे कोई है, निषेचन की क्रिया हो गई
तो निषेचन के पश्चात जो है उसमें तमाम परिवर्तन होते हैं। अब परिवर्तन को हम पहले देखते हैं पुष्प में क्या परिवर्तन होता है। पुष्प में क्या परिवर्तन होता है, तो पुष्प में परिवर्तन क्या क्या होगा देखिए भाई। पहले हम देखते हैं कैलिक्स के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, वाह दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, वाह दल पुंज कहते हैं, है ना। वाह दल पुंज, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। ठीक है, तो कैलिक्स जो होती है ये गिर जाते हैं। क्या होगा, कैलिक्स जो है प्रायः गिर जाते हैं। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी फल के साथ चिर लग्न होते हैं। चिर लग्न, चिर लग्न का मतलब ये फल के साथ हमेशा लगे रहते हैं। देखिए भाई, हम लोग वायदल पुंज कैलिक्स के बारे में जानते हैं, पुष्प में परिवर्तन क्या होता है कौन। तो जो कैलिक्स होती है, कैलिक्स क्या होगी, प्रायः ये गिर जाती है, और कभी कभी ये फल के साथ जो है क्या होगा, ये हमेशा लगे रहते हैं, यानी चिर लग्न होते हैं। ठीक है, दूसरा फिर देखते हैं हम दलपुंज के बारे में। दल, जिसको हम कहते हैं करोला। करोला जो होती है ये प्रायः गिर जाता है, यानी जब निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद हम देख रहे हैं कौन कौन से परिवर्तन होगा, है ना। पुष्प में होने वाले परिवर्तन हम यहाँ लिख दें निषेचन के बाद, निषेचन के बाद। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या होगा, ये गिर जाता है, यानी प्रायः गिर जाते हैं। दलपुंज क्या होगा, ये गिर जाएगा। फिर देखते हैं पुमंग, जिसको हम कहते हैं एंडोसियम। एंड्रोसियम, है ना। एंडोसियम जो होती है ये गिर जाती है। ये क्या होगा, गिर जाते हैं, एंडोसियम गिर जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं जायांग, जिसको हम क्या कहते हैं, गाइनीसियम। गाइनीसियम जो होती है, अब गाइनीसियम में कई भाग पाए जाते हैं भाई। गाइनीसियम में क्या क्या है, पहले हम देखते हैं वर्तिका के बारे में। गाइनीसियम में, है ना, वर्तिका, वर्तिका के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा जिसको कहा जाता है वर्तिका, ये गिर जाती है। स्टिग्मा जो है गिर जाती है। ठीक है, फिर स्टाइल देखते हैं, ये तो वर्तिका के बारे में। फिर देखते हैं वर्तिका, ये वर्तिकाग्र भाई, है ना, वर्तिका। फिर हम देखते हैं वर्तिका के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्टाइल, है ना। तो स्टाइल जो होता है ये भी गिर जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अंडाशय भाई, मादा वो है ना, अंडाशय, जिसको हम कहते हैं ओवरी। तो ओवरी क्या होगा, ये फल की परिभाषा ही हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो ये क्या होगा, फल में बदल जाता है। फल में बदल जाएगा। ठीक है, ये जो है फल में बदल जाता है। फिर हम देखते हैं अंडाशय भित्ति। अंडाशय भित्ति जो होती है ना, अंडाशय भित्ति, ये जो है फल भित्ति में बदल जाती है। अंडाशय भित्ति जो है क्या होगी, फल भित्ति, फल भित्ति, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प में बदल जाती है। ठीक है, बीजांड,
बीजांड जो होते हैं ये बीज में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। यानी देखिए पुष्प में निषेचन की क्रिया जब संपन्न हो जाती है तो निषेचन के पश्चात जो है इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो भाई पुष्प के कौन कौन से भाग हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनेसियम। कैलिक्स जो होती है ये गिर जाती है, लेकिन कभी कभी देखने में भी आता है कि ये फलों के साथ लगी रहती है और हमेशा चिरलग्न लगी रहती है, मतलब ये कभी गिरता नहीं है। दलपुंज जो होता है ये तो गिर जाता है। एंडोसियम ये भी गिर जाएगा। जायांग, अब भाई जायांग में क्या क्या होगा, तो वर्तिकाग्र पहले देखते हैं। वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्मा कहते हैं, निषेचन हुआ ये समाप्त हो जाएगी। स्टाइल समाप्त हो जाएगा, गिर जाएगा। अंडाशय यही तो फल के रूप में परिवर्तित होता है। अंडाशय भित्ति जो है ये क्या करेगा, ये फल भित्ति का निर्माण कर लेता है। और बीजांड जो होता है ये बीजांड जो है किसके रूप में, बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, परिवर्तन। निषेचन के पश्चात जो है ये कहाँ परिवर्तन हो रहा है, पुष्प में हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं बीजांड में होने वाले परिवर्तन। भाई चलिए नंबर 1 ही हो गया, नंबर 2 देख लेते हैं। बीजांड में होने वाले परिवर्तन, तो बीजांड में क्या पाई जाती है, सबसे बाहर की तरफ बाह्य अध्यावरण। क्या पाई जाती है सबसे बाहर, बाह्य अध्यावरण, जिसको हम कहते हैं आउटर, है ना, इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट। बीजांड में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो बीजांड में परिवर्तन क्या होगा भाई, जो इनकी बाह्य अध्यावरण है ये परिवर्तित हो जाती है किसके रूप में, बीज चोल के रूप में। किसके रूप में, बीज चोल के रूप में हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टेस्टा कहा जाता है। क्या कहेंगे, टेस्टा कहेंगे। फिर देखते हैं अंतः अंतः अध्यावरण। अंतः अध्यावरण जिसको क्या कहेंगे, इनर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इनर इंटीग्यूमेंट ये क्या होता है, ये अंतः कवच है। ये क्या है, अंतः कवच है ना, अंतः कवच, या जिसको हम कहते हैं टेगमेन का निर्माण। अंतः कवच का निर्माण कर लिया या किसका निर्माण कर लिया, टेगमेन बना देता है। ठीक है, फिर देखते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, बीजांड वृंत जो होती है ये नष्ट हो जाती है। बीजांड वृंत नष्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा यही देखिए कुछ हैं, जैसे लीची है, इसमें एक मांसल ऊतक निकलता है, यह बीज के चारों ओर होता है, इसे एरिल कहते हैं, खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखते हैं बीजांड द्वार। बीजांड वृंत देखिए भाई नष्ट हो जा रही है, लेकिन लीची में एक मांसल ऊतक यहीं से निकलेगा और यही जो है बीज के चारों तरफ लिपट जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, एरिल, और यह खाने योग्य हो जाता है, लीची में है। फिर देखते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, बीजांड द्वार ये बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। ठीक है, अच्छा फिर देखिए, लेकिन भाई अरण्य में इस स्थान पे अंतः आवरण में एक अतवृत निकलती है, जिसे बीज चोलक कहा जाता है। अपवाद है भाई कुछ। अब देखिए आगे बीजांड काय। बीजांड काय, बीजांड काय जो है ये समाप्त हो जाता है, प्रायः जो है ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है ना। यानी भाई बीजांड काय जो है, देखिए
हमने क्या बताया, बीजांड वृंत ये नष्ट हो जाती है। लेकिन क्या बताए, लीची में जो है देखा जाए तो इसमें एक मांसल ऊतक निकलता है, और है ना, मांसल ऊतक कहाँ निकलेगा, लीची में निकलेगा, और यही जो है बीज के चारों तरफ लिपट जाता है, जिसको हम एरिल कहते हैं, खाने योग्य भाग हो जाता है। बीजांड द्वार, तो बीजांड द्वार के रूप में ही रहेगा। है अरंडी में देखते हैं अंतः आवरण से एक अर्धवृत्त निकलती है, जो क्या करती है, बीज चोलक का निर्माण करती है। बीजांड का है तो ये तो प्रायः समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी परत के रूप में बचा रहा है। भाई बीजांड का तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कभी कभी जो है ये परत के रूप में, और जिससे क्या होता है, परिभ्रूण कोष कहते हैं, समाप्त हो जाएगा। कभी कभी जो है भाई जैसे ये तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कभी 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 पतली परत के रूप में बचा रहता है ना, जिसे परिभ्रूण कोष कहते हैं, जिसे परिभ्रूण कोष। देखिए बीजांड काय में क्या बताया, ये तो प्राय समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है ये पतली परत के रूप में, समाप्त होने की वजह क्या है, पतली परत के रूप में बचा रह जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिभ्रूण कोष कहते हैं। क्या कहेंगे, परिभ्रूण कोष कहेंगे। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं एक परिवर्तन तीसरा जो है कहाँ होता है, भ्रूण कोष में। भ्रूण कोष जिसको हम क्या कहते हैं, इम्ब्रियोसैक में होने वाला परिवर्तन। इम्ब्रियोसैक में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो पहले हम देखते हैं प्रतिमुख कोशिका, या जिसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। प्रतिमुख कोशिकाएं है ना, जिसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है। एंटीपोडल सेल ये तो नष्ट हो जाती है, क्या होगी, नष्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरा है इसमें युग्मनज, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। युग्मनज जिसको क्या कहा जाता है, जाइगोट। युग्मनज जाइगोट, ये जो है जाइगोट क्या होगा, भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूण, यानी इम्ब्रियो बनाता है ना, इम्ब्रियो बनाता है। फिर देखते हैं भ्रूण कोष केंद्रक। भ्रूण कोष केंद्रक जिससे ना, भ्रूण कोष केंद्रक जिसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये भ्रूण कोष बनाता है। क्या करेगा, भ्रूण कोष बनाता है, यानी भ्रूण कोष केंद्र क्या करेगा, ये भ्रूण कोष बनाता है। अच्छा अगला देखते हैं, इसमें पाई जाती है सहायक कोशिका। सहायक कोशिकाएं जिसको हम कहते हैं सिनर्गिड्स सेल। सिनर्गिड्स सेल। ठीक है। सिनर्गिड्स सेल नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी देखिए भाई पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो पुष्प में परिवर्तन हम देखते हैं। भाई पुष्प में, पूरे पुष्प के बारे में, तो पहले पुष्प में क्या परिवर्तन हुआ, जो इसकी वाह्यदल है, वाह्यदल गिर जाती है, दलपुंज जो है ये भी गिर जाता है, पुमंग गिर जाएंगे, जायांग, अब जायांग में जो वर्तिकाग्र होती है गिर जाता है, वर्तिकाग्र ये भी गिर जाती है, लेकिन अंडाशय फल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और अंडाशय भित्ति जो है फल भित्ति का निर्माण कर लेती है, और बीजांड बीज में बदल जाता है। बीजांड में देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है, तो वाह्य अध्यावरण बीज चोल का निर्माण कर लेगा, अंतः अध्यावरण
अंतः कवच का निर्माण कर लेती है। बीजांड वृंद जो है ये तो नष्ट हो जाएगा। बीजांड द्वार के रूप में ही पड़ा रहेगा। बीजांड काय समाप्त हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये पतली भित्ति के रूप में पड़ी रह जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिभ्रूण पोष कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रूण पोष कहा जाता है। ठीक है। भ्रूण पोष में देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। इनकी जो एंटीपोडल सेल होती है ये समाप्त हो जाती है। जाइगोट भ्रूण का निर्माण कर लेता है। भ्रूण पोष केंद्रक ये भ्रूण पोष बनाएगा, और सहायक कोशिकाएं जो होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं। ठीक है।